क्या जिंदगी को आंसुओं के बिना जिया जा सकता है? तो आप कहेंगे कि नहीं। इसी कश्मकश को दूर करने के लिए हर ट्यूसडे को सुनिएगा हमारी नई कहानी आंसुओं के बिना जिंदगी, जिसे मिस्टर संतोष प्रसाद ने 13 भागों में लिखा है। सुनिएगा जरूर आंसुओं के बिना जिंदगी, ओनली ऑन स्टोरी एंड लव। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की सियासत के बारे में। महाराष्ट्र की सियासत में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, ये बात सभी जानते हैं। अपनी सत्ता को गंवा चुके हैं शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और इस वक्त वह सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे नहीं चाहते हैं कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष और बाण पर अब चुनाव लड़े मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। जैसा कि सभी जानते ही हैं कि 40 विधायकों ने बगावत की उद्धव ठाकरे के साथ और अब बीजेपी के समर्थन से नई सरकार बन चुकी है। ऐसे में इंतजार है अब चुनाव आयोग के फैसले का। आखिरकार चुनाव आयोग अपने फैसले में इतनी देरी क्यों कर रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी आसिफ के साथ, जो हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हमने देखा है कि चुनाव आयोग अपने फैसले में काफी देरी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 16 विधायकों के अयोग्य ठहराने का जो मामला चल रहा है और दूसरी ही तरफ चुनाव आयोग से फैसला सुरक्षित रखने को लेकर कह दिया गया है। होल्ड पर है ये फैसला। लेकिन दूसरी ही तरफ हमने हाल ही में देखा था कि 23 अगस्त के बाद 5 जजों की पीठ को ये फैसला सौंप दिया गया। और अब यहाँ पर सवाल जो खड़ा कर रहा है विपक्ष, वो इस तरीके से सवाल खड़े कर रहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ जब एक कार्यक्रम में मंच पर नजर आए चीफ जस्टिस यूयू ललित जी, तो ऐसे में सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और कह दिया गया है कि लोकतंत्र अब खतरे में है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शुक्रिया प्रांशु जी। आखिरी वर्ड जो आपने यूज़ किया ना कि आज भारत का लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, देखिए ये सच्चाई है और इससे हम जो है परहेज़ नहीं कर सकते हैं। ये आज ये हकीकत हो गई है 2014 के बाद से, क्योंकि हमारा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने कई ऐसे मौक़ों पे जो है लोकतंत्र का अपमान किया है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जो लोकतंत्र को शर्मसार करती हैं। जब बिहार में डबल इंजन की सरकार थी, यानी कि नीतीश कुमार जब उस वक्त बीजेपी के साथ थे, तो हम सब ने देखा कि किस तरीके से विधानसभा में एक सांसद दूसरे को पीट रहे हैं, दूसरे सांसद तीसरे को, विधायक एक दूसरे पे। ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है। वहीं आज देखिए लोकतंत्र में आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं, सवाल पूछना होना हो गया है। आप खुलेआम विधायक बिकने को तैयार हैं और पार्टियां खरीदने को तैयार हैं। इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? एक तरफा जो कार्रवाई है इसको लेकर सवाल उठ रहा है। तो लाजमी है, देखिए जिसने भी कहा है, क्या मैं खुद ही कह रहा हूँ कि वाकई में आज लोकतंत्र खतरे में है, इसको लेकर सवाल उठते रहे हैं और ये इस पे चिंता का विषय है। इस पे मुझे लगता है सरकार के साथ साथ तमाम लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि ऐसे भारत का तरक्की तो नहीं हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में कम से कम इतना तो अधिकार मिलना चाहिए कि जो है कम से कम आप खुलकर सवाल पूछ सकें, आप अपनी बात को रख सकें और कम से कम सांस तो ले सकें खुलकर। सांस लेने पर भी परहेज़ है। आप देखिए कोरोना काल में जो है ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था और उसके बाद आज आप इसको कह रहे हैं भाई नहीं, ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई। तो इस तरह के बयान से लोग नाउमीद हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, जो हमें इस पर चिंता करने की ज़रूरत है, बातचीत करने की ज़रूरत है। और बिल्कुल जिसने भी कहा है, और मैं खुद ही कह रहा हूँ कि वाकई में लोकतंत्र तो खतरे में, इससे हम सबको बचाने की ज़रूरत है। सेव द डेमोक्रेसी, ये ज़रूर आपको बता देते हैं आसिफ जी, जैसा कि यहाँ पर जो बयान सामने आया है लोकतंत्र खतरे में है, कि हम देख रहे हैं कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है, ये बात शिवसेना के प्रवक्ता अरविंद जी ने कही है। तो ऐसे में जिस तरीके से एकनाथ शिंदे की जो मुलाकात हुई है यूयू ललित जी से, तो आप इस मुलाकात को किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने तमाम ट्वीट्स भी किए हैं, तमाम सवाल भी खड़े किए हैं। तो आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या शिंदे गुट के समर्थन में फैसला आ सकता है या फिर उद्धव गुट के? नहीं, देखिए वो एक औपचारिक मुलाकात हो गई, लेकिन उस औपचारिक मुलाकात को एक अलग रूप दे दिया जा रहा है फिलहाल। लेकिन देना, हम लोग की देना बेवकूफ़ी होगी ना। वो एकनाथ शिंदे उनकी तारीफ करते हुए नजर आए कि भारत का बेटा आज इस पद पर है, उन्होंने तारीफ की है।
नहीं नहीं, तारीफ तो हम सब भी कर रहे हैं। ये एक खुशी की बात है कि भारत का बेटा, हिंदुस्तान का बेटा कोई जज के पद पे है, तो ये बहुत खुशी की बात है। और मैं तो इससे ज़्यादा खुशी की बात करता हूँ, आदिवासी महिला से देश की द्रौपदी मुर्मू जी बनी हैं। तो देखिए, ये ऐतिहासिक पल हैं, ये खुशी के पल हैं, ये ऐसे मोमेंट है जिसको हम दरकिनार नहीं कर सकते। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि उनसे मिलने के बाद उन्हीं के पक्ष में फैसला आएगा। तो देखिए, ये कहना खुद में एक जो है शर्मिंदगी महसूस होगी, क्योंकि देखिए जो कोर्ट फैसला सुना था, जज फैसला, देखिए वो इस बेस पे नहीं सुना था कि वो आपसे मिल लेंगे या मेरे से मिल लेंगे तो फैसला सुनाएंगे। वो सबूतों के आधार पे फैसला सुनाता है। उनके पास सबूत क्या है, दलीलें क्या हैं, कौन क्या दलील दे रहा है, किसके पास क्या सबूत है, इसी आधार पे। हाँ, ये ज़रूर है कि देखिए एकनाथ शिंदे जिस तरीके से इस वक्त मुख्यमंत्री बने हैं, जिस तरीके से जो है उनके पास विधायकों का समर्थन है, तो शायद इस वजह से वो शिवसेना उनकी हो जाए और हक में उनके फैसला आ जाए। लेकिन ये कहना कि वो जज साहब से मिले और वो फैसला उनके हक में सुना देंगे, ये गलत होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये इसका कोई मतलब बनता है। वो गैर जिम्मेदाराना जो है एक सवाल है, बिस्ली सवाल है, इसका कोई मतलब नहीं है। बहरहाल हम सबको इंतजार करना चाहिए, देखना चाहिए कि जज साहब का क्या फैसला आता है, और सबसे बड़ी बात कि किसके हक में फैसला आता है। आपको बता देते हैं कि शिवसेना पार्टी और जिस तरीके से चुनाव चिन्ह को लेकर इस वक्त गहमा गहमी मची हुई है, इस पर एकनाथ शिंदे गुट ने दावा किया है कि शिवसेना उनकी है, असली शिवसेना उनकी है, धनुष बाण जो चिन्ह है वो उन्हें दे देना चाहिए। तो 27 सितंबर के दिन जो सुनवाई होगी, उस सुनवाई में 16 विधायकों के अयोग्य ठहराने को लेकर फैसला लिया जाएगा, और साथ ही साथ चुनाव आयोग का जो फैसला होल्ड पर किया गया है, इस फैसले के बीच यहाँ पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस से जो उन्होंने मुलाकात की, चंद्रशेखर बावनकुले से 1 घंटे उनकी मुलाकात हुई, इसके बाद अब कहीं ना कहीं या तो मनसे और बीजेपी का यहां पर गठबंधन देखने को मिल सकता है, या फिर शिंदे गुट के साथ मनसे का गठबंधन देखने को मिल सकता है। फिलहाल देखा जाए, राज ठाकरे ने गठबंधन पर भी अपनी बात रखी है, आगे आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यहां पर आसिफ जी से जानना चाहेंगे कि आखिरकार राज ठाकरे को लेकर वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। विदर्भ दौरे पर वह नजर आएंगे, नागपुर के दौरे पर नजर आएंगे, बीएमसी चुनाव को लेकर, क्योंकि बीएमसी चुनाव को लेकर अब दावा यह किया जा रहा है कि वह अक्टूबर के महीने में नहीं बल्कि साल 2023 में होंगे। वो इसलिए क्योंकि गुजरात के विधानसभा चुनाव हैं, और ऐसे में आशीष शेलार जी को और लेकर यहां पर जो फैसला लिया गया है, गुजरात के विधानसभा चुनाव की जो कमान है उनके हाथों में सौंप दी गई है, उनके और उनकी टीम के हाथों में। तो ऐसे में आपको क्या लगता है अब विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, राज ठाकरे कहाँ जा रहे हैं, उनका कहाँ का दौरा है, ये दरअसल जो है मसला नहीं है, और ये कोई उतना महत्वपूर्ण बात नहीं है। हाँ, ये है कि वो कहाँ जाकर क्या बोलते हैं, ये मायने रखता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, जब वो सत्ता में थे, पावर में थे, तो ये उद्धव ठाकरे साहब हनुमान चालीसा के नाम पर ज़बरदस्त तरीके से जो है उद्धव ठाकरे पे हमला बोलते थे। तो इसे साफ जहन नसी था, ये समझ में आ रहा था कि वो दरअसल हिंदू मुसलमान करना चाह रहे थे, और उस पर वो कामयाब साबित भी हुए, क्योंकि हनुमान चालीसा के नाम पर चाहे वो दिल्ली हो, यूपी हो, तमाम राज्यों में कितना भूचाल मचा, ये हम सब ने देखा। तो देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, गुजरात का चुनाव है, ये एक बहुत बड़ा चुनाव है बीजेपी के मद्देनज़र। उससे पहले बीएमसी का भी चुनाव है, अभी हालांकि ऐलान हुआ नहीं है कि कब किया जाएगा। तो वाकई में ये एक महत्वपूर्ण है। लेकिन अब राज ठाकरे किसके तरफ जाएंगे, खुद ही ऐलान करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी भी एंट्री में आएंगे। आपको बता देते हैं, उन्होंने एक बात कही है कि अब नागपुर दौरे पर वह क्यों जा रहे हैं, ये भी सवाल पूछा गया। तो उन्होंने कहा है कि फिलहाल कुछ डिब्बों को जोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। बीजेपी को लेकर जब सवाल पूछा गया, तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में वह रुक करना पसंद करेंगे? क्योंकि अमित ठाकरे ने कह दिया है कि जवाब तो उनके पिता ही दे सकते हैं। नहीं, देखिए, दरअसल आज या कल वो ऐलान करें ना करें, किसके साथ जाएंगे नहीं जाएंगे, किस में शामिल होंगे नहीं, ये अलग बात है। लेकिन सबको पता है कि दरअसल देखिए वो बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे का समर्थन कर रहे हैं, और यही उनकी मजबूती है कि भाई राज ठाकरे उनके साथ हैं, नमृत राणा उनके साथ हैं, रवि राणा साथ हैं, फिर और उन्हें क्या चाहिए। तो ये आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा आसिफ जी कि चुनाव आयोग का जो फैसला है वो होल्ड पर है, और ऐसे में इस फैसले को होल्ड पर रखना, क्या वाकई में यहाँ पर उद्धव गुट के समर्थन में फैसला आ सकता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार बार उन्हें निर्देश दे रहा है, कपिल सिब्बल ने कह दिया है कि सुनवाई को फिलहाल रोक दिया जाए, चुनाव आयोग का जो भी फैसला हो उसे सुरक्षित किया जाए जब तक 16 विधायकों पर फैसला नहीं सुनाया जाता है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है, क्या वाकई में यहाँ पर शिंदे गुट हारता हुआ दिखाई दे सकता है? बीजेपी के साथ उनका गठबंधन देखने को मिल रहा है, क्या वाकई में शिंदे गुट अपनी पार्टी का गठन करेगा या फिर बीजेपी में विलय हो जाएगा? देखिए, आपने खुद ही बता दिया कि अगर होल्ड पे हो जाता है तो फिर पेंच फंस जाएगा सबके लिए, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो या बीजेपी हो या फिर उद्धव ठाकरे हो, सबके लिए मुसीबत ही आ जाएंगी। और फिर वहां से क्या रास्ता निकालते हैं, ये सवाल बन के रह जाएगा।
तो जैसा कि आसिफ जी ने यहाँ पर तमाम सवालों का जवाब दिया और उन्होंने बताया कि शिंदे गुट के लिए क्या कुछ तमाम परेशानियां खड़ी हो सकती हैं और साथ ही साथ उन्हें क्या कुछ यहाँ पर फायदा मिल सकता है। फिलहाल देखा जाए चुनाव आयोग का फैसला अभी आना बाकी है। 27 सितंबर के दिन हमें मालूम पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट अब क्या कुछ फैसला सुनाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब 16 विधायकों को लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर विचार विमर्श कर रहा है। उद्धव ठाकरे जिस तरीके से चुनाव आयोग तक पहुंचे कि शिंदे गुट जो है वो इस पर चुनाव ना लड़े, इस वजह से तो कहीं ना कहीं उम्मीदें अभी भी हैं उद्धव ठाकरे को। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अगर उद्धव के समर्थन में यह फैसला आता है तो शिंदे गुट हारता हुआ दिखाई देगा। बीएमसी चुनाव में क्या हाल नजर आएगा शिंदे गुट का, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन आपकी क्या राय है यह आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।